Hello and welcome to Law MCQs of Drishti Judiciary. Let's begin. What is the maximum age limit for holding office in the Central Information Commission? 60 years, 65 years, 70 years, no age limit. केंद्रीय सूचना आयोग में पद धारण करने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं. The correct answer for this question is option B, 65 years. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 65 वर्ष. As per the RTI Act, members of the Central Information Commission can hold office until they reach 65 years of age or the end of their term, whichever comes first. The CIC was established in 2005 under the provisions of the Right to Information Act 2005. It serves as the top authority for RTI related matters in India. आरटीआई अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य 65 वर्ष की आयु तक या अपने कार्यकाल की समाप्ति तक जो भी पहले हो अपने पद पर बने रह सकते हैं. सीआईसी की स्थापना 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत की गई थी. यह भारत में आरटीआई से संबंधित मामलों के लिए शीर्ष प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है. नेक्स्ट, which article of the Constitution of India deals with the composition of the state legislature? Article 168, Article 170, Article 74 और Article 356. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल की संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 356? The correct answer for this question is option A, Article 168. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 168. Article 168 defines the structure of the legislature in the states, either unicameral or bicameral. It states that for every state there shall be a legislature which shall consist of the governor and two houses to be known respectively as the Legislative Council and the Legislative Assembly. अनुच्छेद 168 राज्यों में विधायिका की संरचना को परिभाषित करता है, चाहे वह एक सदनीय हो या द्विसदनीय. इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल और दो सदन होंगे जिन्हें क्रमशः विधान परिषद और विधानसभा के नाम से जाना जाएगा. नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज आर द पार्टीज गिवन टू अग्री ऑन अ सोल आर्बिट्रेटर आफ्टर रिसीविंग अ रिक्वेस्ट? 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज और 45 डेज. अनुरोध प्राप्त करने के बाद पक्षों को एकमात्र मध्यस्थ पर सहमत होने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है? 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन या 45 दिन? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 30 डेज. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 दिन. द दिल्ली हाई कोर्ट इन राजेश कुमार गुप्ता वर्सेस राजेंद्र एंड अदर्स केस reinforced judicial non-interference in arbitration, addressing a petition under Section 11 Clause 5 of the Arbitration and Conciliation Act 1996 for appointing a sole arbitrator. As per the Section 11 Clause 5 of the Arbitration and Conciliation Act 1996, in cases where a sole arbitrator is to be appointed, the parties have 30 days from the date one party receives a request from the other to agree on the arbitrator. दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजेश कुमार गुप्ता बनाम राजेंद्र एवं अन्य मामले में मध्यस्थता में न्यायिक गैर हस्तक्षेप को मजबूत किया और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 ए और सी एक्ट की धारा 11(5) के तहत दायर याचिका में एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11(5) के अनुसार ऐसे मामलों में जहां एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाना है, पक्षों के पास मध्यस्थ पर सहमत होने के लिए दूसरे पक्ष से अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन का समय होता है. नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स मस्ट बी रिजर्व्ड फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अंडर सेक्शन 32? 2%, 3%, 5% और 10%? धारा 32 के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित होनी चाहिए? 2%, 3%, 5% या 10%? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 5%. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5%.
Recently, in the National Federation of the Blind versus the State of Gujarat and another's case, the Gujarat High Court observed that there was a misunderstanding in the mind of the Chief Secretary of the Government of Gujarat in the matter of implementation of 1995 Act and 2016 Act. Section 32 of the Right of Persons with Disabilities Act 2016 mandates that at least 5% of seats in government and aided higher educational institutions must be reserved for persons with benchmark disabilities. हाल ही में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने पाया कि 1995 अधिनियम और 2016 अधिनियम के कार्यान्वयन के मामले में गुजरात सरकार के मुख्य सचिव के मन में गलतफहमी थी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 32 में यह अनिवार्य किया गया है कि सरकारी और सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम 5% सीटें मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। नेक्स्ट, jurisdiction of the court to enforce specific performance of a contract is absolute, discretionary, general, not exceptional, extensive. किसी अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन को लागू करने के लिए न्यायालय का अधिकार क्षेत्र क्या है? निरपेक्ष, विवेकाधीन, सामान्य, असाधारण नहीं, व्यापक। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, डिस्क्रिशनरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विवेकाधीन। Section 20 of Specific Relief Act 1963 provides that jurisdiction of the court to grant specific performance of a contract is discretionary. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 20 में प्रावधान है कि किसी अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन को मंजूरी देने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन है। Now it's time for the practice question. Which of the following can be specifically enforced under Section 10 of the Specific Relief Act 1963? Contingent contract, formation of partnership, chattel of special value, deeds of separation. अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 10 के अंतर्गत विशेष रूप से लागू किया जा सकता है? आकस्मिक अनुबंध, साझेदारी का गठन, विशेष मूल्य की संपत्ति, अलगाव के कार्य। Send us the answer of this question in the comment section. आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।